हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस। तो फर्स्टली आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ एथिक्स, मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड एथिकल कोड्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली हम बात करेंगे कि एथिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स जो है एक मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि लोगों के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, कि उनकी एक्टिविटी को गवर्न करते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मॉरल एथिक है प्लस लीगली भी है कि चोरी करना गलत काम है। तो एथिक्स क्या होता है, ये वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई एक्टिविटी राइट है या रॉन्ग है। एथिकल स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर कर ही हम किसी भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उसने जो वर्क है वो राइट किया है या रॉन्ग किया है। देन हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कि एक टीचर का होता है, एक डॉक्टर का होता है, प्रोफेशनल्स का जैसे, वैसे ही बिजनेस में जो एथिक्स होता है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट की तरह काम करता है। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, जब हम बिजनेस के अंदर एथिक्स को अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। जब हम एथिकल नॉर्म्स को, मोरल्स को जो है बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसके अंदर क्या आता है, प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमें बिज़नेस को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। अब बिज़नेस जो है उसको हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना प्लस उसके शेयर होल्डर की जो नीड्स हैं उन दोनों के बीच में जो है हमेशा जो बैलेंस बना के रखना चाहिए। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जैसे हमारे सप्लायर, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एज अ होल। तो ये जो है बिज़नेस एथिक्स में क्या है, एथिक्स जो है हमारे बिज़नेस को गाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट अर्न करे बट विदाउट हार्मिंग आवर सोसाइटी। देन हम बात करते हैं एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो इसमें एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसे हमेशा जो है एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीन्स ये, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को फॉलो करती है मीन्स वहाँ पे बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। लेकिन कुछ जो है इश्यूज़ आते हैं, एथिकल इश्यूज़ आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टाइम में, जिसकी हम बात करते हैं। फर्स्टली आता है एथिकल इश्यूज़ इन फाइनेंस, देन related to human resource, in marketing, in production। तो हम फर्स्टली बात करेंगे एथिकल इश्यूज़ इन फाइनेंस। वो आता है फर्स्टली अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में कैसे, जैसे कि एथिकल इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग की करते हैं कोई, या फिर मिसलीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस दिखा देते हैं, गलत रिकॉर्ड्स दिखा देते हैं सही की जगह, उसको वो आ जाएगा अकाउंटिंग में। दूसरा आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे कि हम जो फाइनेंशियल मार्केट को की सिक्योरिटीज़ में हम बात कर सकते हैं इसमें, कि वहाँ पे फ्रॉड्स के थ्रू सिक्योरिटीज़ को सेल कर देना। तीसरा आ जाता है करप्शन। करप्शन तो हर कोई जानता ही है। उसके बाद आता है ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस। मींस कि अगर मान लीजिए कि हमारे एक्सपेंसेस 100 रुपये के हैं और हमने उसको 150 या फिर 200 या उससे ज़्यादा दिखा दिए, उसको बोलते हैं ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है फेक रिम्बर्समेंट एंड बिल्स, कि हमने बिल्स जो नहीं भी हैं वो भी दिखा दिए या फिर गलत बिल दिखा दिए। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव एंड अदर टॉप एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, जो हमें कंपनसेशन हमने जितना पे किया है उससे ज़्यादा दिखा दिया या जो नहीं किया है उसको दिखा दिया। तो आई थिंक आपको एथिकल इश्यूज़ इन फाइनेंस क्लियर होंगे, तो हमें यहाँ पे इनको देखना होगा। उसके बाद आता है एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या एथिकल इश्यूज़ हैं। फर्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज़। डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हो सकता है, मतलब भेदभाव किस बेस पे हो सकता है, एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रेस मतलब कि काले गोरे इन सब के बेस पे, रिलीजन के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट। थर्ड वन इज़ अफर्मेटिव एक्शंस एंड फोर्थ वन इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिफ्थ बायस विद विसल ब्लोअर, मीन्स कि जो विसल ब्लोअर होते हैं, मतलब जो हमारे कंपनी के सीक्रेट्स को
बाहर बताते हैं उनके साथ बायसनेस करना, किसी को फेयर बताना और किसी को अनफेयर बताना। उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है दोनों के पावर में बैलेंस होना चाहिए। एम्प्लॉय को उतनी पावर मिलनी चाहिए कि उनको जो ड्यूटी मिली है उसको वो फुलफ़िल कर सके, और एम्प्लॉयर को ज़्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए कि वो बिल्कुल मतलब एम्प्लॉय को ज़्यादा टॉर्चर कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, मतलब जो हमारे वर्कर हैं जो जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, उनके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए उस काम से। उसके बाद आता है इश्यूज़ अफेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ एम्प्लॉयज़, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ की प्राइवेसी को अफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज़ इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ आते हैं। फर्स्टली है रिगार्डिंग प्राइसिंग, मीन्स जैसे प्राइस फिक्सिंग में कर दी, या फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, किसी से कम प्राइस लिया और किसी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लिया, प्राइस स्कीमिंग हो गया, फिर जो कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, उसमें हम क्वालिटी को कस्टमर्स को नहीं देखते हैं। उसके बाद आता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस मतलब कि कंपटीशन गुड होना चाहिए, बैड कंपटीशन नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज़ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि हमने जो एडवर्टीजमेंट का कंटेंट है वही गलत दिखा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है चिल्ड्रन एंड मार्केटिंग। चिल्ड्रन मार्केटिंग में मीन्स कि हमें जब भी हम चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं वो सेफ़ होनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए जिससे चिल्ड्रंस को हार्म हो या फिर उनको उसकी मतलब नशा हो, या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। सरोगेट एडवर्टाइजिंग होता है जैसे मान लीजिए लिक्वर फर्म्स हैं, उनको मतलब लीगली वे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, तो वे क्या करती है अपने दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल जूस हो गया, सोडा वाटर हो गया, वो उसी कंपनी के नाम पे जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट करती है ताकि वो इनडायरेक्टली अपने लिक्वर की एडवर्टाइजमेंट कर सके। उसके बाद आता है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट होता है कि एकदम से स्कार्सिटी दिखा देना किसी प्रोडक्ट की और उसके बाद उस प्रोडक्ट को उसके मार्केट प्राइस से ज़्यादा में बेच देना। उसके बाद आता है ग्रे मार्केट्स। ये होता है जैसे सिक्योरिटीज़ में, मतलब ये ओनर्स के अलावा जो ओनर नहीं होते उनको वे बेचते हैं लोगों को ज़्यादा प्राइस में। ये आता है एथिकल इश्यूज़ इन मार्केटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट बनाना, या एडिक्टिव होता है जैसे जिससे कि मतलब हैबिट हो जाए, या फिर नशे जैसा प्रोडक्ट। उसके बाद आता है नेचुरली डेंजरस प्रोडक्ट। नेचुरली डेंजरस प्रोडक्ट जो कि मतलब किसी की हेल्थ से रिलेटेड डेंजरस हो सकते हैं, या मे बी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेंजरस हो सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट भी हमें जो है तैयार नहीं करने चाहिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग एथिक्स। मींस कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो है प्रोडक्ट की टेस्टिंग को गलत बता देते हैं, मतलब या फिर गलत प्रूफ दिखाती है कि हमने ये टेस्ट कराया हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा हमारे पास इस मतलब बिज़नेस को फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है पोल्यूशन इन्वायरमेंट एथिक्स, मतलब कि हमारे प्रोडक्ट कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे या फिर पोल्यूशन जनरेट करें। जैसे कि अब दिवाली पे जो है पटाखे बैन हो गया, क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है एथिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है मींस कि एक तो नेचुरली उगना है, एक केमिकल के थ्रू, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल्स हैं हम रोज़ सुनने में आता है कि वो मतलब केमिकल्स के थ्रू उनको जल्दी जल्दी बड़ा कर दिया जाता है ताकि उनको बेच सकें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी या एथिकल इश्यूज़ थे जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टाइम पे आते हैं, तो इन सब का जो है मतलब ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि एथिक्स की बिज़नेस के अंदर क्या एडवांटेज है। जैसे कि हमने बात की थी कि भी अगर कोई बिज़नेस एथिक्स को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे गुड गवर्नेंस है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्टली बेटर एथिकल क्लाइमेट। अगर कोई एथिक को फॉलो कर रही है तो वहाँ पे एथिकल क्लाइमेट ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात करते हैं एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड ट्रस्ट। अगर कोई कंपनी एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रही है मीन्स वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रही है और वो उनको अच्छे से मोटिवेट कर पा रही है, मतलब कंपनी एम्प्लॉयज़ भी उससे खुश हैं, तो वो क्या होंगे, कमिटेड भी होंगे और कंपनी के ऊपर उनका ट्रस्ट भी बना रहेगा।
उसके बाद आता है इन्वेस्टर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। जो इन्वेस्टर हैं वे उस कंपनी में जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रही हो, एथिकल हो और जो अच्छी रेपुटेशन हो जिस कंपनी की, उसी में जो है पैसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और करना चाहते हैं। तो इसलिए जो कंपनी एथिक फॉलो कर रही है वहाँ पे इन्वेस्टर्स की लॉयल्टी और ट्रस्ट जो है हमेशा बना रहता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी उस कंपनी के साथ बना रहता है जो एथिकल फॉलो करती है। मीन्स कि वो कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है फेयर प्राइस में ही उन्हें सेल करेगी। तो इस वजह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट जो है उस कंपनी से बनी रहती है। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। अब जो कंपनी इन्वेस्टर्स को खुश रखेगी, एम्प्लॉयज़ को खुश रखेगी, कस्टमर्स को खुश रखेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है वो भी अच्छे बने रहेंगे। उसके बाद कुछ और बेनिफिट्स हैं जैसे कि अट्रैक्टिंग एंड मेंटेनिंग टैलेंट। अब अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो वे किसी और कंपनी में क्यों जाएंगे। इससे जो हमारी कंपनी का टर्नओवर है वे बिल्कुल मिनिमम या फिर बहुत ही कम हो जाएगा और जो नए लोग हैं वे भी जो है हमारी कंपनी में आना चाहेंगे। दूसरी इन्वेस्टर रिलायबिलिटी, जैसे हमने बात की थी इन्वेस्टर ट्रस्ट की, जो इन्वेस्टर है उनकी रिलायबिलिटी ट्रस्ट जो है बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने वाली और जो रेपुटेशन है जिन कंपनी की मार्केट में उन्हीं के अंदर जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगी। उसके बाद आता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। ये भी हमने अभी बात की थी कि अगर जो कोई कंपनी है वो अच्छा प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे देगी तो इससे जो है वो रिपीट परचेजेस करेंगे और जो है उनकी लॉयल्टी जो कंपनी के साथ बनी रहेगी। रेगुलेटर्स होते हैं वे जो कि कंपनीज के ऊपर आई रखते हैं, हमेशा अपनी नज़र रखते हैं कि भी कंपनी जो है एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी निभा रही है या नहीं निभा रही है, गुड गवर्नेंस है या नहीं है। जो कंपनी एथिक्स को फॉलो करती है वहाँ पे रेगुलेटर्स भी ज़्यादा उन पे फिर ध्यान नहीं देते, उन्हें पता होता है कि ये कंपनी अच्छे से अपना काम कर रही है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे एथिक्स के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड एथिक्स प्रोग्राम के। फर्स्ट वन इज़ लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स कि लीडरशिप क्या होता है, लीडर क्या होता है। पहली बात तो लीडर वो होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके, मतलब जो उनसे नीचे आते हैं उनके जूनियर हैं उनको मोटिवेट कर सके और काम करा सकें। तो जहाँ पे गुड एथिक्स होगा वहाँ पे लीडरशिप भी अच्छी होगी। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन। मीन्स कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो बोलती है, जैसे कि कहते हैं ना प्रैक्टिस इज़ व्हाट इट प्रीचेस। मीन्स कि अगर वो भी वो बोलते हैं वो उसको एक्चुअल में भी करें, प्रैक्टिकलिटी भी हो उनके वर्ड्स में। नेक्स्ट वन इज़ एथिक्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन फॉर्मल मैकेनिज़्म। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कहीं पे रॉन्ग हो रहा है कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो अगर डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को बता देता है उसके बारे में बिना पूरे सिस्टम को फॉलो किए, तो वो वहाँ पे वो गलत नहीं है। तो यहाँ क्योंकि एथिक्स जो है वो फॉर्मल मैकेनिज़्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेयरनेस का मतलब है कि जो कंपनी है वो अपने वर्कर्स से कोवर्कर्स से फेयरली ट्रीट करे, अच्छे से बात करे उनसे। ओपननेस में होता है कि जो लोग हैं हमारी कंपनी के वो ओपनली एथिक्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में कंपनी में बात कर सके, ताकि अगर वो ओपनली बात करेंगे तभी तो वो ओपनली उस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में ला पाएंगे। जस्ट रिवॉर्ड्स क्या कहता है कि भाई जो एथिकल बिहेवियर शो करता है, एथिकल बिहेव करता है, उनको जो है रिवॉर्ड देना चाहिए, जबकि जो अनएथिकली बिहेव कर रहा है उसको जो है पनिश किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम वैल्यू ड्राइवन की। जो एथिक्स है वो वैल्यू ड्राइवन है। मीन्स कि कैसे वैल्यू ड्राइवन है, जब भी हम एथिक्स को फॉलो करेंगे तो हमारे जो कंपनी है उसका एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव होगा और इससे हमें जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय कमिटमेंट। जैसे हमने पिछले में बात की थी उसके बेनिफिट्स में भी, वैसे ही इसके करैक्टरिस्टिक्स में भी है ये कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट किया जाएगा, रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाएगा, तो उनकी जो है अगर डिसीज़न मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन होगी तो उनकी कमिटमेंट भी जो है स्ट्रॉन्ग बनेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल टू डिलीवर बैड न्यूज़ टू मैनेजमेंट।
मीन्स कि जो एथिकली इतना मतलब हमारा सराउंडिंग इतना एथिकली गुड होना चाहिए कि भाई जो लोग हैं हमारे वो बैड न्यूज़ को भी देने में हिचकिचाएं ना, डरे ना, और ताकि मैनेजमेंट को वो टाइमली पता लग सके और वो उसके रिगार्डिंग जो है एक्शन ले सके। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद आगे हम बात करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, अब उसके बाद हम बात करते हैं एथिकल कोड्स, और इसके अंदर क्लोज 49 में जो कहा गया है उसके बारे में भी। एथिकल कोड, जो कोड है एथिक्स का, वो टॉप मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट करती है, मतलब वही जो है बनाती है कि हमारे कंपनी को क्या कोड को जो है फॉलो करना चाहिए, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, वो और पॉलिसीज़ भी वही फॉर्मुलेट करती है, ताकि एक एथिकल क्लाइमेट जो है कंपनी के अंदर बना रहे। और इसकी डेवलपमेंट के लिए किस किस का प्रेजेंट होना ज़रूरी है? प्रेसिडेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, जो कि इस कोड को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद अब जो कोड है उसमें क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए? 6 वैल्यूज़ मेनली होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ ट्रस्ट वर्दीनेस, कि ट्रस्ट बना रहे लोगों का हमारे से, मीन्स हमारे स्टेक होल्डर्स का, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, इनका, कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, गवर्नमेंट का, हम इन सब का कंपनी के प्रति जो है ट्रस्ट बना रहना चाहिए। दूसरा आता है रिस्पेक्ट, हम अपने कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज़ को, सबको रिस्पेक्ट दें, उससे क्या होगा? कंपनी की रिस्पेक्ट, गुडविल भी बढ़ेगी। थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ फेयरनेस, फेयरली ट्रीट करना चाहिए सबको। फिफ्थ वन इज़ केयरिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ के, कस्टमर्स के प्रति जो है केयरिंग होनी चाहिए, उनकी नीड्स का ध्यान रखे, स्टेक होल्डर्स की नीड्स का भी ध्यान रखे, इन्वेस्टर्स का। उसके बाद सिटीजनशिप, ये 6 वैल्यूज़ हैं जिसको मतलब कोड ऑफ एथिक्स को हम जब बनाते हैं, एथिकल कोड्स को बनाते हैं, तो हमें इन 6 वैल्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये 6 वैल्यूज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आता है क्लोज 49, जो कि लिस्टिंग एग्रीमेंट का है। उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? जो बोर्ड, द बोर्ड शैल ले डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो बोर्ड है उसको मतलब कोड ऑफ कंडक्ट सारे बोर्ड मेंबर्स के लिए भी और सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी, कंपनी के लिए बनाना चाहिए। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कंपनी की वेबसाइट पे भी हमें जो है पोस्ट करना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल जो हैं उन्हें उसको कंप्लायंस करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी कंपनी में उसको मतलब कि फ़ॉलो किया जा रहा है या नहीं। और एनुअल रिपोर्ट में भी ये डिक्लेयर करना चाहिए कि जो कंपनी है वो कितना इफ़ेक्टिवली मतलब जो एथिक्स है वो फॉलो कर रही है, और इसको जो है सीईओ द्वारा साइन भी किया जाना चाहिए। अब सीनियर मैनेजमेंट क्या होता है? सीनियर मैनेजमेंट होते हैं मतलब हमारी होल मैनेजमेंट, उसमें से अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दें उसको बोलते हैं सीनियर मैनेजमेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please like, comment and share and subscribe my channel. Thanks for watching.